आ जाओ। देखिए बताओ, उस दिन वो क्लास में जो रोटेशनल वाली क्लास थी, सारे बच्चे मुझे दिखे नहीं, बाकी सबका हो गया था। फिर 012 वाली जो मैंने डिस्कशन रखी थी, कौन कौन नहीं आया था उसमें? मैंने सैटरडे को क्लास रखी थी जिन बच्चों का एनटीएससी के कारण रोटेशनल का कुछ पार्ट मिस हुआ था, उसके डिस्कशन के लिए। आप लोग क्यों नहीं आए थे? मैं मैसेज और आपको चेक किया। अच्छा, देख लिया था आपने रिकॉर्डिंग देखी? नहीं देखो मैंने रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ होमवर्क किया था रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। ठीक है, हाँ जी, इसमें कहाँ थे हम बच्चों? डी पार्ट ना? डी में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। एलिवेटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। देखो जो गलती आप करते हो, अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स है तो जी इफेक्टिव क्या हुआ? कम हुआ, ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया। तो फिर जो रीडिंग आएगी कम आएगी। क्यों? ये रो जी एच इक्वल टू पी नॉट है। पी नॉट तो सेम ही था ना, इसको कोई फर्क पड़ा, बट आपका जी बढ़ गया तो क्या हुआ? एच जो है वो कम हो गया। आगे बच्चों ओके। नहीं मतलब हम ये मानते हैं कि एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, तो मतलब अगर कोई भी पॉइंट नॉर्मल हवा के कांटेक्ट में है तो उसका एटमॉस्फेरिक तो हमें जैसे हम करेंगे ऐसे ऊपर लेके आ रहे हैं तो थोड़ी हवा की स्पीड में तो चेंज आएगा उसको। एक्सरसाइज 1 बच्चों डी पार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आंसर जो है वो 4 आ पाएगा, ठीक है, बट सी ये पास्कल्स लॉ सोचो आप कि फोर्स तो चारों तरफ से लगेगी ना। अगर आप बाकी तरफ से फोर्स ना लगाते, मान लो हम एक मिनट के लिए ऐसे सोचो कि F2 F3 F4 को हटा दिया, कुछ है ही नहीं वहां और मैं सिर्फ F1 पे फोर्स लगा रहा होता तो क्या होता? तो लिक्विड उधर से बाहर ही निकल जाता। क्या? तो ये बिल्कुल आप वही वाली बात होगी ना जब हम स्ट्रेस वाली बात कर रहे थे। स्ट्रेस एक्सर्ट करने के लिए फोर्स हर तरफ से लगानी पड़ती है, वैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए प्रेशर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो कब एक्सर्ट होता है? जब चारों तरफ से फोर्स लगे, वो बनेगा तो F by E, ऐसे नहीं कि हम सबका ऐड करते हैं। जब एक वायर पे हम दो तरफ से फोर्स F लगाते थे तो हम स्ट्रेस क्या लिखते थे? F by E लिखते थे ना, 2F by L लिखते थे। बिल्कुल वही बात।
फिर वहाँ पे फिस्टल्स की जगह बॉल्स ही होती है, हाँ। तो बॉल्स लगाते हाँ, अगर मान लो क्रिश्चियन की जगह बॉल्स होती तो फिर क्या होता, बॉल्स अपने आप वो फोर्स लगा देगी और काम बन जाता। अंडरस्टूड? और बच्चों और कोई क्वेश्चन? डन? इसकी डीप किस सॉरी ठीक है। जिसका बी के फर्स्ट का यहाँ से ठीक कर लो, ये रहेगा। हाँ मैं दिखा रहा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? हूँ। जैसे क्वेश्चन राइट ये बेसिकली मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बोन बियर कर सकती है। ये यूनिट्स पे क्या हो ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, उसका उल्टा। तो इससे ज्यादा अगर बोन पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो बोन टूट जाएगा। इनकी वैल्यू इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ उनका कोई मतलब हो सकता है किसी मटेरियल में सेम हो, बट बहुत मटेरियल्स की अलग भी होती है। क्योंकि मतलब ऐसे बहुत मटेरियल्स हैं जो कंप्रेशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और इलॉन्गेशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये जो वन सच वेरी गुड एग्जांपल इज सीमेंट या फिर ब्रिक। ठीक है, जैसे आप सोचो कि जो ईंट है, उस ईंट से हम पूरा इतना बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, है ना? तो उसी ईंट को एज सच अगर तोड़ना हो तो कितना आसान है। अगर मैं इतनी बहुत 1 फुट की हाइट से भी उसको जमीन पे गिर दूं, वो ईंट टूट जाएगी। तो ऐसा क्यों फिर हम ऐसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देते हैं उससे? ईंट के क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हम जहाँ उसको यूज करते हैं ना, जैसे आप मान लो ये भी है, तो यहाँ पे क्या कहीं पे भी आपके घरों में भी कहीं पे भी क्या होता है, हम ईंटें लगाते हैं, उसके ऊपर छत ढल जाती है तो ईंट कंप्रेशन में आ जाती है। तो ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। मतलब ईंट पे अगर हल्की सी भी इलॉन्गेशन है वो टूट जाएगी। सीमेंट की सीमेंट की भी टेंसाइल कम होती है। जो स्लैब डाल देते हैं वो तो उसके अंदर वो डालते हैं ना सारा सही और सब कुछ, उसके कारण टेंसाइल। ये बच्चों चलो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ये चैप्टर भी ऐसे ही है। जैसे आपने कभी देखा है ट्रैक्टर चलते हुए? यस। क्या उसमें है घर की छत चलते हुए? अभी नहीं देखा बस वो रोलर में और वो ऊपर डाल के उसको वो वाइब्रेटर सा होता है, उसे प्रेस कर रहे होते हैं। अंडरलाइन कंसेप्ट क्या होता है, मतलब आप जैसे जब हम जो छत डलती है उसमें क्या होता है, एक तो सरिया डाल दिया, फिर उसके अलावा वो जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सीमेंट, सैंड, बजरी। तो ये क्यों लेते हैं हम? जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है ना, हम ये कह रहे हैं कि हम फाइनली तो ये जा रहे हैं कि हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं व्हिच हैज अ गुड स्ट्रेंथ, राइट? ऑब्वियसली ये तो यही है कि उसके ऊपर कट जाओ आप जो भी करो, तो करने को तो आप सारी जो छत है वो लोहे की डाल दो,
हम क्यों नहीं डालते? एक्सपेंसिव। अगर आप पूरी छत लोहे की डालोगे इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए हम नहीं डालते अभी। तो अब उसका वर्कअराउंड क्या है कि बट चाहिए भी, स्ट्रेंथ के लिए लोहा चाहिए, तो हम जो सिविल इंजीनियर है वो ये डिजाइन करता है कि जो सरिये हम डालते हैं कि कितना लोहा चाहिए जिससे अपना काम चल जाता है, ठीक है, कि कितना बेयर मिनिमम लोहा चाहिए, राइट। ऑब्वियसली वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना लोड उस पे डलेगा एंड ऑल दैट। फिर वो जब हम जो मिक्सचर बना रहे हैं उस मिक्सचर की भी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है बच्चों, सीमेंट, बजरी, सैंड, वहां पे अंडरलाइन प्रिंसिपल ये होता है कि हम जो ये पार्टिकल्स को जिनको मिक्स कर रहे हैं उन सबका साइज अलग अलग है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, आप जैसे आपने केमिस्ट्री में शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, बट वैसे सोचो हम अगर एक सॉलिड बनाना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, उसका बेस्ट तरीका क्या होगा? अगर मैं आपको सिर्फ एक डायमीटर की बॉल्स दे दूं और मैं कहूँ कि उनको अरेंज करके एक सॉलिड बना दूं, तो क्या होगा? बहुत सारे स्पेसेस आ जाएंगे बीच में, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक तरह से क्या कोशिश कर रहे हैं कि पहले हमने एक डायमीटर की कुछ बॉल्स ली, जिसको आप कह दो कि बजरी हो गया, जो बजरी के ऐसे जो स्ट्रक्चर बन गया उसके जो एम्प्टी स्पेसेस हैं हमने उसमें सॉर्ट ऑफ डाल दिया रेता, वो अरेंज हो गया। फिर जो उसके भी फर्दर एम्प्टी स्पेसेस है उसमें डल गया सीमेंट। So the principle is कि you are using in a way spheres of different diameters so that जो आपका स्ट्रक्चर बनता जा रहा है वो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, as close to a solid as possible, ठीक है। अब आप ये कंपोनेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं? सीमेंट, बजरी, रेता, इनकी कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स है और कॉस्ट वाइज ये इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ लोहे का बना दो, दीवारें भी लोहे की, छत भी लोहे की कर दो, सही है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल, बट क्या प्रॉब्लम है? वैल्यूज। इसलिए कई जगह जहां पे हमें भाई बहुत जल्दी है, टाइम इज ऑफ अटमोस्ट कंसर्न, वहां पे ऐसा किया जाता है कि भाई मान लो लोहे के 4 बड़े बड़े पिलर्स लगाए और उसके ऊपर लोहे की छत डाल दी, मान लो शीट्स डाल दी कि भाई वहां टाइम बचाना है, कॉस्ट का इशू। जो प्री फैब्रिकेटेड, नहीं प्री फैब्रिकेटेड तो दोनों टाइप के ही आते हैं, वो तो लोहे के भी आते हैं और वो ऐसे भी आते हैं जिनमें वो पहले ही आपको मिक्स करके ही ये सामान बना के दे देंगे। डिजाइन तो ज्यादा वो मतलब जा रहे होंगे कि मतलब कन्वेंशनल से लोहे की ज्यादा करते हैं। क्या चीज? लोहे का इजी बढ़ाते हैं उसमें बेसिकली वो नहीं, वो सारे जैसे आजकल ऐसी भी आने लग गई, मतलब स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे की, मतलब जो हम मतलब मान लो उनका तो प्री फैब्रिकेटेड का तो जो क्लेम टू फेम होता है वही होता है कि भाई हम जैसे नॉर्मली घर पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि फॉर बेस्ट स्ट्रेंथ कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डलना चाहिए सारा कुछ, सीमेंट बजरी रहता, तो अपने यहाँ तो जैसे उस पर कोई सुपरविजन नहीं होती, खुला ही काम होता है कि भाई जितना मर्जी, मतलब वो रेशियो खराब होती है तो वो कहते हैं कि हम प्रॉपर रेशियो में डालेंगे तो आपका बेटर स्ट्रेंथ आएगी, बेटर क्वालिटी आएगी, एंड अगेन टाइम बचता है कि आप सीधा ले, जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह जहाँ बन रहे होते हैं कुछ होता है, तो आजकल ये सिस्टम है ना कि वो पूरे का पूरा बना के ले आते हैं और वहाँ पे बस असेंबल कर देते हैं। हाँ जी, तो फिर आप ये कह रहे हो कि अभी मतलब ये करना है आपको, कौन सा पार्ट टफ लगा बच्चों? प्रेशर वाला चलो करो ट्राई, कोई बात नहीं, बट बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इनके सबके सिर्फ 2 अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं, या तो एफबीडी बनेगा सिचुएशंस में, या फिर वही जो रोजीएश वाला कंसेप्ट है उसको ध्यान से लगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई चक्कर नहीं, करो ट्राई। तो बी के फटका में हाथ से आ गया फिर अगर हम स्केल को 4 पाया 4 5 करते हैं तो 16 5 करते हैं ये तब आता है हाँ कि अगर आप इसको सिर्फ इसको ओमेगा मान लेते हो, अगर आप शायद कुछ ऐसा है, Yes. मतलब रेडियन पर सेकंड मान लेते हो कुछ, तो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 2 5 से मल्टीप्लाई करते हैं
पता नहीं इसको करके आता है उसके बिना आता है कुछ तो था भूल गया। into 2 pi करके तो मिल रही है। ये वाला ना Yes. हाँ सर पैसेज वन में डाउट है वो नीचे फिर ये नीचे है तो ये y अंश होगी साइड। हाँ मतलब ये वो है स्ट्रेंथ यंग मॉडल्स तो ठीक है टी एक बस एक वेरिएबल है उसकी टर्म्स भी आपको फोर्सेस दी है ऐसे कर सर जो वो 3 3 1 की बी और सी में लग रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। वो नेट ये एक्सटर्नल फोर्स सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हम अलग अलग पार्ट्स में सर वो प्रेशर का फर्स्ट क्वेश्चन याद वाटर है लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे एक एंगल पे केरोसिन है लेफ्ट साइड टू ये जो है यस कुछ नहीं इसमें ये वाटर ही है जो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर की हाइट तक गया हुआ है तो नीचे उसमें वाटर है नीचे भी वाटर है तो केरोसिन भी ये जो स्लांट वाली ट्यूब है इसके अंदर भी केरोसिन है इसके अंदर ही केरोसिन है मतलब बी तक है केरोसिन बी तक है हाँ और वो जो केरोसिन है वो ओपन टू एयर है नहीं मतलब हाँ मतलब ओपन टू एयर है बट वो एयर मतलब स्पेसिफिक एयर है इसका प्रेशर आपको पूछेगा इट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे रखना है हमें जो लेफ्ट साइड है ये वाला वाटर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के ऊपर तो एयर है ना मतलब जब हम ए पे लिखेंगे तो पी नॉट प्लस हाँ पी नॉट प्लस हो जाएगा जो इंफिनिटी का क्लोज है ना उसमें दोनों का लगता है एक का हम लोग कम एयर का भी और पी नॉट भी लगता है उसमें किस पे जो स्लांट वाला यूजर नहीं उसको तो एयर का ही लगेगा बस स्लांट ट्यूब तो पी नॉट के कांटेक्ट में ही है एयर डाल के बंद किया हो हाँ मतलब लेफ्ट साइड आपने बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेशर इक्वेट कर दो ए पे प्रेशर क्या है पी नॉट प्लस रो जी 5 रो वाटर जी 5 बी पे प्रेशर क्या है प्रेशर ऑफ एयर प्लस रो केरोसिन जी 3/3 ये रूट 3 दिया हुआ है तो वो रूट 3 sin 60 हो जाएगा ये तो फिर पी नॉट कटेगा तो यहाँ पे पी नॉट की टर्म्स भी आंसर आ जाएगा आपको टेक पी नॉट टू बी रेस्ट फॉर 5 समझ गए ये सभी सेकंड क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट बता दो अच्छा what would an ordinary pressure gauge read at point B do you know बच्चों what is gauge pressure और फिर फिफ्थ में थीटा थीटा तो उसी से आएगा जब आप मतलब हाइट लिखोगे तो हाइट में sin थीटा जैसी कोई टर्म बनेगी नहीं मैं तो बस ब्रॉडली एक बार डिस्कस कर रहा था अभी तो दोबारा करेंगे सारा फिर बी का फोर्स कैसे होता है ऊपर प्रेशर का फोर्स ऊपर ऊपर पार्ट बी का फोर्स है डी का फोर्स इसका हिंट दे रहा हूँ हिंट की मतलब ट्राई कर वैसे जिसको हिंट चाहिए आपके मॉड्यूल का इस वाला एग्जांपल है फिर आंसर डी है ना इसका
हाँ आंसर बस यही एक गड़बड़ था जो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी ठीक है। ओके नेक्स्ट बच्चों, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। हमने वहां पे ये बात की थी कि अगर हम एक लिक्विड के अंदर हमने एक बॉडी को सबमर्ज किया तो हमने उस बॉडी के ऊपर देखा कि लिक्विड कितनी फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है। तो वो क्या निकल के आया, वो हमने डिराइव करके क्या निकाला था कि नेट फोर्स क्या बन गई, ये फोर्स बन जाती है रो एल वी जी। इज दिस करेक्ट? इसको बच्चों जस्ट टू बी मोर क्लियर हम इसको रो एल वी क्या समझा था हमने, डिस्प्लेस्ड। तो या वी डी जी लिख लो कि मतलब हमें एकदम क्लियर रहे कि रो किसका है, लिक्विड का, और वी किसका है, तो वी क्या है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है पानी का या लिक्विड का। ठीक है बच्चों, तो जितने अच्छे अडब क्वेश्चंस बनने हैं इसी कंसेप्ट पे बनने हैं। तो ये फोर्स आ गई, ठीक है, रो एल वी डी इंटू जी। अगर हम ध्यान से देखें ये रो इंटू वी क्या बन गया, मास किसका, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो देखो हमें क्या समझना है, जब हमने एक बॉडी को एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो लिक्विड उस पर कौन सी फोर्स लगाता है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है, मतलब है तो प्रेशर फोर्स ही, लिक्विड तो वही फोर्स लगाते हैं जो पुरानी नॉर्मल फोर्स कह लो या प्रेशर फोर्स कह लो, तो है तो प्रेशर फोर्सेस, बट उन सारी प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या बन जाता है, weight of liquid displaced in what direction, upward। हमने इसको ड्राइव किया फॉर अ सिंपल फिगर, हम जो मर्जी फिगर ले लें, ठीक है, जैसी मर्जी शेप ले लें, एक लिक्विड हमेशा जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। ठीक है, ये जो फोर्स होती है बच्चों इसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स should be an old term, सुना होगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बॉय, B-O-Y, उठाना, ठीक है, बॉय का मतलब है उठाना, तो हम कह रहे हैं ये उठाने वाली फोर्स है, मतलब अपर डायरेक्शन में। ये फोर्स हमेशा अपर डायरेक्शन में लगनी है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी है, हमेशा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और ये है क्या असली में, रिजल्टेंट ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस। तो बच्चों कॉमन कंफ्यूजन ये हो जाती है जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कि हमें ऐसा लगता है कि प्रेशर फोर्स और ये फोर्स कुछ अलग है। ऐसी कंफ्यूजन पहले कहाँ हो सकती थी, सर्कुलर में, जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, वहां हमने क्या समझा था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन द टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर व्हाट इज बॉइंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द प्रेशर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जब एफबीडी बनाना है तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप प्रेशर फोर्स भी दिखा दो और बॉइंट फोर्स भी दिखा दो, तो डबल हो जाएगा। ठीक है,
हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअली प्रेशर फोर्सेस की जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो भी प्रेशर फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट हमेशा mg मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही होगा। क्लियर टू ऑल? Based upon this, बच्चों, we study a concept known as flotation. तो बेसिकली ये सिंपल कंसेप्ट है जो कि अब ये बात करेगा, हमें ये पता चल गया कि एक बॉडी को जब लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर को फोर्स लगाएगा, है ना, बॉडी का खुद का वेट जो है वो नीचे को लग रहा है। तो उसके बेसिस पर अब क्या हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? है ना, अगर तो फोर्सेस बैलेंस हो गई तो फ्लोट करेगी, अगर बॉडी का खुद का वेट ज्यादा हुआ तो सिंक कर जाएगी, अगर लिक्विड वाली फोर्स ज्यादा हुई फिर क्या होगा? तो बॉडी ऊपर को चली जाएगी, तो बॉडी अपने आप जो अपना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो कम कर सकती है ना बॉडी। जरूरी थोड़ा है कि बॉडी को पूरा पानी के अंदर रहना है, बॉडी पानी के अंदर कम रह लेगी तो क्या होगा? पार्शियली डिस्प्लेस्ड होके इमर्स्ड होके फिर फ्लोट कर लेगी। हम उसकी कंडीशन निकालते हैं। तो जैसे बच्चों मान लो ऐसे कोई बॉडी है, हम एक बार पहले जनरल केस लेते हैं कि वो ऐसे कुछ पार्शियली इमर्स्ड है, तो इस फिगर के हिसाब से तो ऐसा है कि हम मान रहे हैं कि बॉडी फ्लोट कर रही है, राइट, एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगेन इस फिगर से कि वो पार्शियली इमर्स्ड है। तो भाई इसका एफबीडी बनाओ, ये ग्रीन बॉडी का। क्या क्या फोर्सेस आएंगे बच्चों एफबीडी में? बॉडी का mg और पॉइंट फोर्स क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? rho l vi into g। मानते हो? देखो तो बच्चों ये एफबीडी ऐसा होगा, देखो पहले जान के mg को ऐसे लिख दिया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू उसका वॉल्यूम इनटू g, और ये तो रो एल वी आई जी है। इसका कोई डाउट? ये समझ आ रहा है कहाँ पे रो एस यूज हुआ, कहाँ पे रो एल यूज हुआ? ये समझ आ रहा है कहाँ वी आई यूज हुआ, कहाँ वी यूज हुआ? जब हम एम जी लिखेंगे तो पूरा वॉल्यूम ही आएगा। ओके, अब हम कह रहे हैं कि भाई बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस हो गए दोनों, ठीक है। तो यहां से बच्चों जी तो कट गया,
यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें VI/V, वो क्या बन गई, रो स्क्वायर ओवर एंड डू वी नो कि VI/V जो रेशियो है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी। Yes. तो इससे बच्चों हमें क्या पता चल गया कि कौन सी बॉडी फ्लोट कर सकती है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम या इक्वल। ठीक है, जैसे ही डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, सिंक कर जाएगी। देखो, so then how do heavy objects like ships के बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, हमें तो एवरेज डेंसिटी लेनी है, टोटल मास ऑफ शिप अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वो इंश्योर किया जाएगा कि वो लेस देन 1। क्या ये बात समझ आती है? ह्यूमन बॉडी की आपको क्या लगता है डेंसिटी क्या होती है? कम। वाटर की डेंसिटी से नहीं नहीं, वो बहुत सही एक पॉइंट बोल रहा है। बताओ। वैसे भी फ्लोटिंग करती है, कम होती है। जिंदगी भी कम होती है, स्विमिंग करती है। मतलब चेंज कर जाती है स्विमिंग नहीं, स्विमिंग करते हो फ्लोट करती है। स्विमिंग करते तो बॉडी फ्लोट करती है, इसका क्या मतलब हुआ? कम है। कम है। जनरली ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी स्लाइटली कम ही होती है, क्योंकि आपको पता है ना कुछ नहीं कितने परसेंट तो हम कहते हैं कि वाटर ही है, एनीवे 70% तो वैसे ही वाटर है, तो 70% वाटर। तो थोड़ा सा ही फर्क हो सकता है, स्लाइटली लेस देन। अगर हम स्विमिंग करके ना देखिए तो जल्दी तो डूब ही जाते हैं, तो फिर उसकी कम वो क्यों होता है? तो स्विमिंग नहीं आती फिर क्यों डूब जाता है? बंदा सीधा खड़ा होता है, इस प्लेस पे ये जो सर वो लिक्विड होता है वो ज्यादा टाइम होता है, उसका शॉर्ट की तरह। और हम स्टेशनरी हम स्विमिंग के लिए तो ऐसे तैरना होता है ना, समझ में वैसे कि स्टेशनरी बॉडी की तरह करें तो वो फ्लो भी करेंगे, बट अगर हम मूवमेंट को भी रखेंगे तो वो सिंक कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट्स कम होते हैं तो उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम होती है, तो उसमें फिर बंदा सिंक कर लेगा। और सेम अगर सी वाटर देखें तो यू मीन टू से कि फ्रेश वाटर में बात उसकी नहीं हो रही, मतलब बात तो ये है कि सेम वाटर है, मतलब स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब स्विमिंग पूल में भी तो ऐसा है ना कि जिसको स्विमिंग नहीं आती वो डूब जाता है, राइट? तो अगर डेंसिटी कम है तो फिर हम डूब क्यों जाते हैं? ये सीधा खड़ा होता है ना, तैरना पड़ता है। तो क्यों? हमने तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी कि भाई उसको कैसे रखना है, टेढ़ा रखना है, सीधा रखना है, मतलब फोर्स तो सेम ही रखनी है ना, ओरिएंटेशन जो मर्जी हो। तो ऐसा क्यों है कि अगर वो फैलता है पर्सन ऊपर लेटता टाइप से तभी फ्लोट कर सकते हैं? प्रेशर कम एरिया ज्यादा, प्रेशर कम पड़ेगा, सिर्फ वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करता है। ये भी मतलब ये क्या होता है, मतलब थोड़ा सा इसका रोल होता है कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आप वाटर पे थोड़ी सी डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो, तो उस कारण से आप ऊपर को आते हो। उसका दूसरा जो रीजन है बच्चों वो ये होता है कि बेसिकली हमारी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। किसी पार्ट की डेंसिटी कम है, किसी पार्ट की डेंसिटी ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम मान लो हम कहते हैं कि हमारी ओवरऑल डेंसिटी तो कम है, तो हम पानी के अंदर चले गए लेट्स से, तो होगा क्या कि मतलब जैसे आपको बोलते हैं कि थोड़ी सी कम है, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो आपका सबमर्ज पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आपके मुंह को या आपके नाक को कवर करता है, फिर क्या होगा? आप पहली बार ब्रीथ नहीं कर पाओगे ना। और मोर ओवर
जब ऐसा होता है, जब इस लेवल पे पानी पहुंचता है तो हम और पानी इनहेल कर लेते हैं। तो जब हमने पानी और अपने अंदर इनहेल कर लिया तो क्या हुआ, मतलब इनहेल कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो और हमारा भार बढ़ गया। तो फिर डेथ के बाद क्या होता है, बॉडी फ्लोट करती है, सिंक करती है? फ्लोट करती है। लैंड कैसे भी है वैसे भी कर सकता है। वो तो डूबती होंगी फिर तो सेफ्टी के लिए। हाँ, डिपेंड करता है, ऐसे कुछ मतलब क्लियर कट नहीं होता। उसका क्या रीजन होता है? पानी में रहने के ना बॉडी थोड़ी सी नहीं, वो तो बहुत टाइम के बाद होता है। कुछ ऐसा होता है शायद कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि कुछ, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे डेथ के बाद कुछ ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर कुछ गैसेस डेवलप होती है शायद, तो उनसे कुछ फर्क पड़ता है डेथ। तो डिपेंड, वही कॉज ऑफ डेथ क्या है या कैसे, तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि कई बार सिंक कर जाती है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल तो यही है, मतलब इसमें कोई गलत क्लियर। तो क्या समझ आ गया बच्चों में, मतलब एवरेज डेंसिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू दैट ऑफ लिक्विड एनर्जी। फिर बच्चों एक टर्म बनाते हैं अपरेंट वेट, यहाँ पे कि अगर बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला हुआ है, ये फोर्सेस लग रही है, तो अब अपरेंट वेट क्या होगा? अगेन अपरेंट वेट मैंने क्या समझाया था आपको, क्या होता है कि अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग ले रहे हैं हम, मान लो यहाँ ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका होता है, तो वो क्या रीडिंग देता? इस केस में तो जीरो ही देता, क्योंकि यहाँ तो फ्लोट ही कर रहा है, तो स्प्रिंग में कोई टेंशन ही ना आती। किसी भी दूसरे केस में क्या फर्क पड़ता है बच्चों को? बेसिकली ये फोर्स इतने अमाउंट से कम हो जाएगी ना, डाउनवर्ड फोर्स। तो सीधी बात ये हुई कि अगर किसी बॉडी का वेट वैसे 10 न्यूटन है, उस पे बॉइंट फोर्स 2 न्यूटन लग गई, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग दिखाएगा? 12 या 8 दिखाएगा। तो वो अपरेंट वेट हो, स्प्रिंग बैलेंस को तो ये लग रहा है ना कि बॉडी पे 8 न्यूटन फोर्स लग रही है नीचे को, तो उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। तो एक्चुअल माइनस बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स का एक दूसरा नाम जो है ऑफ थ्रस्ट। ये हो गया क्लियर सबको बच्चों? एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये करो बच्चों, 5th and 6th क्वेश्चंस राइट साइड में।
हो गया होगा? Yes, sir.
ग्राम्स। ये वो तो नीचे ऑप्शन से देखो ना, ग्राम्स में वो भी तो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से करोगे तो इजी हो जाता है, नहीं तो बहुत लंबा चला जाता है क्वेश्चन। क्या क्या वैल्यूज हैं? 12.9 इसमें अप्रोक्सीमेशन ज्यादा करती है, बाहर देगा आंसर पास पास है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो शायद कैलकुलेशन ज्यादा है ना। 12.9 11.3 तो जो ऐसे क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी बनी हुई है, जस्ट टू मतलब गेट एन आइडिया कि भाई मान लो ऐसे बॉडी है, इसका कुछ पार्ट, एक पार्ट हो गया कॉपर का और एक पार्ट हो गया जिंक का। डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मास पूछा था, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट्स से कॉपर का मास m1 है, जिंक का मास m2 है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर वॉल्यूम पूछा होता तो हम वॉल्यूम्स को अज्यूम करते हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो पूछा गया है उसी कोई वेरिएबल लो, थोड़ा सा एक स्टेप बाद में हेल्प करता है हमें। ये समझ आ रहा है बच्चों? फिगर मैंने मान लिया कि भाई जो भी मेरा कॉम्पोजिट फिगर है उसमें कुछ मास कॉपर का है, कुछ पार्ट जिंक का है। तो भाई अब कॉपर का वॉल्यूम क्या हो गया? m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। जिंक का वॉल्यूम क्या हो गया? m2 ओवर डेंसिटी ऑफ जिंक। अब हमें पता है कि एयर के अंदर वो कितना वे कर रहा था? 12.9। तो ये क्या बन गया? m1 प्लस m2। ऑब्वियसली हम समझ गए कि अगर वो ग्राम्स है तो वो किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात ही कर रहे हैं। तो m1 प्लस m2 क्या हो गया? 12.9। दूसरा क्या था? 11.3। तो इसका मतलब अपथ्रस्ट क्या हुई? 1.6। और अपथ्रस्ट तो वैसे फोर्स है, तो मतलब 1.6 इंटू जी होगी ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये अपथ्रस्ट होगी क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो क्या है? वाटर 1, क्योंकि हम सारा कुछ सीजीएस में ही कर रहे हैं तो उसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इंटू v1 प्लस v2 इंटू जी। ये जी बचो अपना एक्सेलरेशन वाला जी है, ये क्या बन गया? 1.6। तो ये आपका कट गया। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई कि m1 प्लस m2 इज 12.9
और दूसरी m1 by rho c plus m2 by rho z is equal to 1.6. इन दोनों को सॉल्व करके भी करेंगे. समझ. तो जो आपको सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे तो दो मटेरियल्स थे कॉपर जिंक, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे ऐसे दिया होगा कि एक मटेरियल मतलब कोई एक बॉडी है उसके अंदर होल्स हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो भी दो मटेरियल हो गए, बस फर्क क्या है कि उस केस में दूसरे मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो वहां भी करना ऐसे ही है. अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि एक मटेरियल है जिसके अंदर होल्स हैं या कैविटीज हैं, वहां भी आप यही करोगे कि आप ऐसे ही मानोगे कि हाँ जी एक पार्ट m1 है दूसरा m2 है, तो ऑब्वियसली उस केस में m2 जो है वो 0 ही हो जाएगा. m2 0 मत कहना, डेंसिटी 0 कह देंगे. बट जिससे वॉल्यूम इनफिनिट होता है, इसके लिए कैविटी के केस में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, मास नहीं होगा. उस केस में आपको सपोज कैसे करना पड़ेगा, v1 v2 की टर्म्स में सपोज करना पड़ेगा और डेंसिटी 0. आरएफ समझ बच्चों, एग्जांपल करके देख लेते हैं. ये करना ट्राई बच्चों 70. तो जो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, मतलब आर्किड मैसेज प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या थी, कभी सुना है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब ये बेसिकली जो प्रिंसिपल आया था, ये आया था कि इसके बेसिस पे आप गोल्ड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं. अब देखो जैसे सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के कर रहे हैं ना कि भाई हवा में इतना वेट है, पानी में इतना वेट है, तो ये चेक करके आपको v1 v2 पता चल रहा है एक तरह से. तो अगर प्योर गोल्ड है तो उस केस में तो v2 0 होना चाहिए, उससे पता चल रहा है.
एंगल सी 45. Okay. ओके बच्चों? Yes. तो सामने क्या कर रहे हैं? एफडी बनाओगे, एमजी नीचे और अपस्ट्रस्ट ऊपर और टेंशन दो दिखेंगी, उनमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गया, बस वर्टिकल बचेगा. यस, हो गया सबको? Yes. ओके. एक बच्चों मुझे ये बताओ, मान लो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है? ये लिक्विड 1 है, ये रेड वाला लिक्विड 2 है. क्या लिक्विड 1 बॉइंट फोर्स लगाएगा?
बोलो भाई, क्या सिलेंडर में लिक्विड 1 का वॉल्यूम या वेट डिस्प्लेस किया हुआ है? यस। तो भाई ये सोचते हुए बताओ कि लिक्विड 1 वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। आंसर मतलब आपको पता है, आपको बताया गया क्या ओरिजिन है पॉइंट फोर्स का, उसके हिसाब से बॉडी की शेप और उसकी सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो इसको इस केस से बताओ सीधी बात की पॉइंट फोर्स एक्सर्ट होगी कि नहीं। तो भी पॉइंट फोर्स होती है प्रेशर फोर्स। जो लिक्विड 1 प्रेशर फोर्सेस लगा रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इस केस में लिक्विड 1 इज नॉट एक्सर्टिंग। Is liquid 2 exerting any point force? Yes, sir. Okay. तो ये आप करके देख रहे बच्चों, होगा क्या कि जो लिक्विड 2 पॉइंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर नो आ गया। अब लिक्विड 2 कितनी पॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा? बोलो भाई, जितनी वॉल्यूम ये बच्चों अब जब सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा वेट ऑफ लिक्विड 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड। मतलब अगर तो क्वेश्चन सिंपली ये हो कि भाई इसके ऊपर टोटल पॉइंट फोर्स कितनी लगेगी, तो क्या कहते थे आप सीधा, हाँ भाई 1 का लिक्विड डिस्प्लेस है 2 का लिक्विड डिस्प्लेस है तो दोनों का वेट डिस्प्लेस का सम, वो तो सही बन रहा है। बट अगर दूसरी तरफ से ये पूछा जाए कि वो एक्सर्ट कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है एक्सर्ट? सिर्फ लिक्विड। तो अब लिक्विड अगर हम ऐसे सोचें कि ये बढ़ क्यों गई वैल्यू, लिक्विड 2 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो सिर्फ इसके इक्वल क्यों नहीं आई कि भाई वेट ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस्ड। हाँ, अब क्योंकि लिक्विड 2 के ऊपर लिक्विड 1 पड़ा है उस कारण से क्या हो गया, लिक्विड 2 का प्रेशर बढ़ गया। तो लिक्विड 2 का प्रेशर बढ़ गया तो उस कारण से क्या हो, उसकी बॉइलिंग फोर्स। अगेन सिंपल बात याद रखने वाली क्या है कि प्रेशर फोर्सेस का ही खेल है सर। तो जैसे ही आप प्रेशर फोर्सेस में ब्रेकअप कर दोगे एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
सर अगर हम ऐसे देखें कि जो है उसके बेस पे हमने जो पॉइंट लिया वहाँ पे जो प्रेशर लगा वो अगर होगा GH1 plus GH2 into जो भी एरिया है तो मतलब प्रेशर तो उसके कारण भी आया है लिक्विड वन के कारण तो जो फोर्स लगी थी नीचे से हम ये देखो लिक्विड 2 का प्रेशर बढ़ा लिक्विड 1 के कारण, ठीक है, बट लिक्विड 1 में फोर्स तो नहीं लगा ना। ये तो बिल्कुल वही बात है, आप सोचो कि जमीन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, जो हम ऐसे क्वेश्चंस करते होते हैं। तो क्या 1 रखने से 2 और जमीन का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा? यस, बट क्या वो नॉर्मल रिएक्शन 1 लगा रहा है? नहीं लगा रहा, है ना। वो क्यों बढ़ा? 1 ने 2 को दबाया, 2 ने उतना ही ज्यादा ग्राउंड को दबाया। बिल्कुल वही चीज ऊपर हो रही है कि भाई क्या 1 फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? नहीं, बट 1 ने क्या किया? 1 ने 2 का प्रेशर बढ़ा दिया और उस कारण से क्या हुआ? 2 की फोर्स बढ़ी, ठीक है। इसमें बच्चों और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे आप क्वेश्चंस में करोगे। तो सबका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना है? प्रेशर में ले लो सारा कुछ, फट से आ जाएगा। वो लिक्विड बॉडी पे भी और फोर्स लगा रहे हैं अदर देन प्रेशर फोर्स तो ब्लड में आप देखो हमने क्या लिखा है, पॉइंट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल प्रेशर। क्लियर हो गया बच्चे? ओके, एक ये भी क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे। ये जो 18th क्वेश्चन,
हो गया भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है. नो इंटीग्रेशन, ओनली एफबीडी. इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहा था? फिर उससे क्या फर्क? हाँ जी, हुआ किसी का? गुड गुड. प्योर डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है.
बच्चों सिलेंडर पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? लिक्विड कितनी फोर्सेस लगा रहा है? तो किस किस तरफ से फोर्स लगा रहा है? एक ऊपर से और एक नीचे से। क्या आपको ऊपर वाली फोर्स पता है? क्या आपको नीचे वाली फोर्स पता है? वही तो निकालनी है। क्या आपको इन फोर्सेस का रिजल्टेंट पता है? फिर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या आपने सिंपली ये कहना है नेट प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। क्या बॉइंट फोर्स पता है आपको? वो तो बताइए कितनी रोवी जी? राइट बच्चों, आगे समझिए। ठीक है बच्चों, तो मैं जान के थोड़ा स्लो था, मैं आपको करा रहा था क्वेश्चन जिसके जैसे मैंने आपको बताया इसी पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे सारे। और अभी आई होप सबको समझ आ गया कैसे करना है, क्या करना है ना। चलो ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पार्ट था फ्लूइड्स का, आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से वील बी स्टार्टिंग विद आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, वो तो मोस्ट लाइकली मतलब एक क्लास में हो जाता है। तो ये फिर आपने कल बच्चों क्या करोगे? जीरो वन का ई पार्ट, 3 ये अभी तक कुछ भी हुई है हमारी डिस्कस? एटलीस्ट ए और बी तो करो, ठीक है। मतलब इसमें तो कोई टफ मिलेंगे नहीं आपको। सॉलिड्स कहाँ तक है? बी तक है, सी तक है? हाँ बस सॉलिड्स वाला कर लो, ठीक है जी। चलो ओके।